राष्ट्रपति विषय पर आज हम लोग विगत चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अंतिम चर्चा के साथ हम उपस्थित हुए हैं। इससे पूर्व हम लोग राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्ति के में राष्ट्रीय आपातकाल पर चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति शासन, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 356 में किया गया है। अन्य नाम के अंतर्गत इसे मूलतः राज्य आपातकाल अथवा संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम बात आ जाता है कि आरोपण का मूल आधार क्या है। तो इसमें कहा गया है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। यदि राज्यों में प्रांतीय सरकारें संवैधानिक उपबंधों के अनुरूप कार्य करने में असमर्थ साबित होती हैं, तो उपयुक्त परिस्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित प्रांत की समस्त शक्तियों का अपने हाथ में लेते हुए शासन संचालन किया जाता है। इसीलिए चूंकि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के माध्यम से संबंधित प्रांत की शासन की दायित्वों का संचालन किया जाता है, इसलिए इसे लोकप्रिय तौर पर राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुखतः देखा जाए तो आरोपण के दो आधार निकल के सामने आते हैं। एक अनुच्छेद 355 में और दूसरा अनुच्छेद 356 में है। अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि संघ का कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, और दूसरा जो है दायित्व इसमें दिया गया है कि संघ का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक प्रांत के शासन व्यवस्था का संचालन संवैधानिक उपबंधों या संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप सुनिश्चित हो। अब चूंकि पहला कर्तव्य है कि वह प्रांतों की रक्षा करे और दूसरा कर्तव्य है कि प्रांतों में संविधान के अनुरूप शासन संचालन सुनिश्चित करे, तो जाहिर सी बात है कि 55 में तो उसके उस कर्तव्य को निर्धारित कर दिया गया। अनुच्छेद 356 में फिर क्या है? हमने लिखा है अनुच्छेद 356 के उद्घोषणा का आधार। तो यहाँ जहाँ 55 में उसके कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उन कर्तव्यों के निर्वहन हेतु उसको कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिसका उल्लेख मूलतः अनुच्छेद 356 फर्स्ट और प्रथम और अनुच्छेद 365 में किया गया है। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति शासन में 65 कहाँ से आ गया? तो देखिए भी कहाँ से आ गया। 356 फर्स्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि संबंधित प्रांत में शासन का संचालन संविधान के उपबंधों के अनुरूप संभव नहीं है। यह समाधान उसे मूलतः राज्यपाल के माध्यम से होगा, किंतु यदि राज्यपाल ना भी रिपोर्ट करे तो राष्ट्रपति स्वयं के समाधान के आधार पर भी ऐसा कर सकता है। और दूसरा है 365 में कहा गया है कि संघ को अनुच्छेद 256, 257 के अंतर्गत सम्मिलित विषयों पर प्रांतों को निर्देश देने की शक्ति है, यदि संबंधित प्रांत जाने या अनजाने यानी मजबूरी या गमरूरी, जानबूझ के या अनजाने में इन निर्देशों के पालन में असफल हो तो मान लिया जाएगा कि प्रांत में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। अब हमारे पास समय नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिएगा कि 256 और 257 में है क्या। 256 में कुछ विधायी निर्देश देने की बात की गई, 257 में कुछ कार्यकारी निर्देश देने की बात की गई है। थोड़ा उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब बात आ जाती है कि ये तो आधार हो गए, प्रक्रिया इसकी क्या है। तो प्रक्रिया में हम लोग जाएंगे तो पाएंगे कि पहला आ जाता है घोषणा कौन करेगा इसकी, राष्ट्रपति शासन की जो है राज्यों में आपातकाल की। तो यह घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा संपन्न की जाएगी। प्रक्रिया इसकी क्या है? तो प्रक्रिया है कि 2 माह के भीतर संसद से अनुमोदन आवश्यक, यानी जो उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किया यह आवश्यक है कि 2 महीने के अंदर उसे संसद से अनुमोदन या संसदीय स्वीकृति प्राप्त हो जाए। यदि संसद की स्वीकृति प्राप्त होगी तो किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होगी? तो यहाँ बहुमत का प्रकार यानी साधारण बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक है। अवधि इसका क्या होगा? अगर मान लीजिए संसद ने स्वीकृति दे दिया तो कब तक ये लागू रहेगा? तो एक बार संसदीय स्वीकृति से यह 6 माह तक लागू रहता है, और प्रत्येक 6 माह के पश्चात मंजूरी से इसे अधिकतम 3 वर्ष तक लागू किया जा सकता है। किंतु इस संदर्भ में 2 शर्तें हैं जिसे 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। पहला शर्त है कि संपूर्ण भारत अथवा
जो है क्षेत्र विशेष में 352 के अंतर्गत यदि आपातकाल घोषित हो, जिसको राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जानते हैं, पहले ही हम कल ही चर्चा कर चुके हैं। और दूसरा आधार है कि यदि निर्वाचन आयोग द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि तात्कालिक परिस्थिति में संबंधित प्रांत में निर्वाचन कार्य का संपादन संपन्न कराया जाना संभव नहीं है। जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं, वहाँ पे जो 1 साल से अधिक समय तक, लगभग 3 सालों से ज़्यादा समय तक वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, तो वह किस आधार पर? राष्ट्रीय आपातकाल तो है नहीं, तो ये दूसरे आधार पर, निर्वाचन आयोग द्वारा प्रमाणित किए जाने के आधार पर कि निर्वाचन आयोग ने हाथ खड़ा कर दिया, भैया अभी वहाँ पे चुनाव कराया जाना संभव नहीं है। फिर बात आ जाती है कि घोषणा की वापसी किस प्रकार से हो सकती है। तो राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय नवीन घोषणा के माध्यम से जो है आपातकाल के जो प्रावधान है इनको वापस लिया जा सकता है। आपातकाल की जो पूर्व उद्घोषणा थी उसको वापस लिया जा सकता है। बात आ जाता है इसका प्रभाव क्या पड़ेगा शासन पर। तो पहला प्रभाव है, राष्ट्रपति प्रांतीय सरकार के कोई कृत्य व राज्यपाल, राज्य विधानमंडल या अन्य प्राधिकारियों में निहित शक्ति अपने हाथ में ले सकता है। यानी राष्ट्रपति जो प्रांतीय सरकार है उसका कोई कृत्य, यानी जो भी प्रशासनिक कृत्य हैं, तथा राज्यपाल के जो कार्य हैं और राज्य विधानमंडल के जो दायित्व हैं तथा अन्य जो प्रशासनिक प्राधिकारियों में निहित शक्ति है, उन समस्त शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है। दूसरा है इसका प्रभाव कि घोषित कर सकता है, यानी राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल के शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाए। तीसरा, उद्घोषणा को प्रभावी बनाने के लिए, यानी आपातकाल की उद्घोषणा को प्रभावी बनाने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए संविधान के किसी भी उपबंध का वह निलंबन कर सकता है। और साथ ही साथ प्रांतीय विधानमंडल का विघटन भी कर सकता है। एक प्रश्न यहाँ उठेगा कि यदि राज्य विधानमंडल, जो दूसरा कॉलम है कि राज्य विधानमंडल के शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा, यदि संसद सत्र में ना हो तब क्या होगा? तब राष्ट्रपति स्वतः प्रांतीय विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। बात आ जाती है कि इसमें प्रतिबंध भी कुछ है। हाँ, 2 प्रतिबंध हैं राष्ट्रपति की शक्ति पर यहाँ। पहला, उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों में वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यानी भले ही राज्य में आपातकाल लागू हो, राष्ट्रपति शासन लागू हो, किंतु फिर भी वह अन्य उपबंधों में तो छेड़छाड़ कर सकता है, लेकिन जो हाई कोर्ट द्वारा प्रयोग की जाने वाली, उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां हैं, उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। साथ ही साथ दूसरा प्रतिबंध है कि उन उपबंधों से या उन प्रावधानों से वह छेड़छाड़ नहीं कर सकता है जो कि हाई कोर्ट से संबंधित हों। तो इस प्रकार से हम लोग राष्ट्रपति शासन से अवगत हुए। अगले लेक्चर में हम लोग वित्तीय आपातकाल पर हम लोग अवगत होंगे। अगली चर्चा हमारी वित्तीय आपातकाल पर होगी और इसी के साथ संबंधित विषय का हम लोग समापन करते हुए अगले विषय पर चलेंगे। बाकी इसमें जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं उसको आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आज इतना ही।